हेलो फ्रेंड्स, द सारथी चैनल पे आप सभी का स्वागत है फिर से। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज मेरा टॉपिक है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डिफरेंस होते हैं, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फ़ील किया है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो काफ़ी मीन्स दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बट अच्छा तो शायद ही कोई होगा, क्योंकि ये आप खुद ही मेरी बातों के बाद, मेरी पूरी बातों को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे गवर्नमेंट के बारे में आज बात करूँगी कि जब मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी तो मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था, और ये मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में है। सो उस टाइम पे मुझे क्योंकि हमारा पहचान था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। और मुझे जैसे कि उन्होंने जनरल वार्ड वगैरह दिखाए, तो मुझे लगा कि हाँ इट्स ओके, ये अच्छा है, ठीक है, सब ठीक तो दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन तो निकल जाएंगे आराम से यहाँ पे, और मेरा टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा और मैं घर पे पहुँच जाऊँगी। तो गाइस मुझे वहाँ पे जब एडमिट किया गया तब तो सब कुछ ठीक लगा, मैंने सबके लिए हाँ 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 बोल दिया फटाफट। और देन जब मैं एडमिट हुई ना, तो आपको मैं बताऊँ तो मैं सिर्फ, मुझे एडमिट होना था शायद 5 दिन के लिए, और मैं वहाँ पे सिर्फ 1 दिन शायद पूरा निकाल पाई थी। अब मैं बताऊँगी कैसे। अब जैसे कि हम घर पे जब रहते हैं तो हम भाई वॉशरूम यूज़ करते हैं। अब जाते ही मैंने वॉशरूम नहीं चेक किया वहाँ का, और मुझे थोड़ा बाहर गंदगी चल जाएगा, बट मुझे वॉशरूम क्लीन चाहिए होता है, ये थोड़ी सी मेरी आदत है। सो जब मैं वॉशरूम के लिए गई फर्स्ट टाइम, और एक तो इंग्लिश है, आप तो समझ गए होंगे कमोड वाला सिस्टम, तो एक तो वो था, और ऊपर से वो भी क्लीन नहीं, और प्लस इतना अजीब लगा मतलब मुझे, तो मैंने तो उसको यूज़ भी नहीं किया। और फिर मैं वैसे ही फिर अपना ये करके फिर मैं चली आई अपने बेड पे। फिर मैं वहाँ पे पड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे जब लेडीज़ आ रही हैं तो किस हालत में है, और प्लस उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। मीन्स वहाँ की नर्सेस, और मतलब डॉक्टर्स का तो नहीं पता, बट नर्सेस को मैंने सामने से देखा। हाँ, डॉक्टर्स को भी देखा, उनके बारे में बताऊँगी। नर्सेस तो ऐसे ही बात करती हैं, या जो असिस्टेंट डॉक्टर्स होती हैं वहाँ की, वो तो ऐसे ट्रीट करती है पेशेंट्स को, जैसे लगता है कि मीन्स उन्होंने आके कोई गलती कर दी है, या फिर ये लोग कोई एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका ट्रीटमेंट करके। जैसे लगता है गवर्नमेंट नहीं खर्चा उनका उठा रही, बल्कि ये लोग उठा रहे हैं उनका खर्चा। सो मतलब अभी क्यों आई, थोड़ा और लेट आना चाहिए था, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, अभी सुबह आना, चलो 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 निकलो अभी। ऐसे मतलब ऐसे कौन इस हालत में बात करता है, जबकि एक विमेन सीरियस लेबर पेन में है, उसको कभी भी डिलीवरी हो सकता है। तो इस हिसाब से दे वर ट्रीटिंग टू पीपल हु आर कमिंग देयर। सो वहाँ पे ये एक तो ये चीज़ मैंने देखा तुरंत जाते ही। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने देखा, तो जब वो आ रही हैं लेडीज़, उनको पेन हो रहा है, उनको ब्लीडिंग हो रही है, सो जो उनके बेड्स है इनफैक्ट, और जो उनके कपड़े हैं वो चेंज तक वो लोग नहीं करते, या उनको दूसरे कपड़े तक वो लोग नहीं देते। वो जिसमें उनका डिलीवरी हुआ आई थिंक वही कपड़े में उनको बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर भेज देते हैं। प्लस वो भी जहाँ पे जनरल वार्ड है, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी लेडीज़ लेटी हुई हैं, उसमें सारी नहीं, सबको नहीं लेबर पेन हो रहा था, कुछ मेरी जैसे भी थी, जैसे कि 5th मंथ में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, 4th मंथ में कुछ किसी को प्रॉब्लम हुआ, तो वो उस टाइप की लेडीज़ भी थी, और अदर लेडीज़ भी थी जिनको कुछ और प्रॉब्लम्स थे। तो वहाँ पे उनको भेज दिया गया। एंड देन मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब आप देखते तो शायद आपको वॉमिट हो जाता, मुझे खुद वॉमिट फील हो रहा था। मतलब एक लेडी आई तो उनका पूरा बेड मतलब ब्लड से भरा हुआ था, उनके कपड़े पूरे ब्लड से भरे हुए थे, और उनको ऐसे ही मतलब भेज दिया हमारे जनरल वार्ड में, और वहाँ पे वो आके सो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इनके पास में कपड़े नहीं हैं, इनके पास में बेडशीट नहीं है, या फिर ये लोग हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं। और ऐसे इस तरीके से तो वहाँ पे हुआ। मुझे कुछ
सफोकेशन जैसा फील होने लगा, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और गर्दन में मुझे यहाँ पे कुछ दर्द जैसा होने लगा। तो मैंने फिर बुलाया मैंने नर्स को कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बोले अभी डॉक्टर नहीं मिलेगा, अभी डॉक्टर मॉर्निंग में आएगा, अभी ये दवा खा लो और आप आराम करो। बट मैंने दवा नहीं खाई, मैं सीरियसली बोलूँगी मैंने कोई दवा नहीं खाई, बिकॉज मुझे नहीं पता था वो क्या दे रहे, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रह गया था। मैं बोली पता नहीं क्या दे देंगे ये लोग, कुछ मेरे बच्चे को ना हो जाए। तो मैंने कोई भी दवा नहीं खाई। हाँ, एक सिरप उन्होंने दिया बाद में, सिरप था वो मैंने पिया, तो मुझे बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिला और देन मैं वो रात पूरी काट पाई। ठीक है, रात तो मेरी कट गई भगवान की कृपा से। बट उसके बाद में क्या होता है, मॉर्निंग में जब मैं फ़्रेश होने के लिए गई, और भाई सुबह उठते ही हम सभी को आदत होता है कि हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं। मैं बता नहीं सकती कि इतना गंदा करके रखा था, और प्लस कोई क्लीनिंग के लिए, मैं वेट कर रही हूँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई क्लीनिंग के लिए नहीं आया। मैंने बोला भी, कंप्लेंट भी किया कि इतना गंदा है वॉशरूम, कैसे जाओ। तो उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं। तो बाद में मैंने सासू माँ को बोला अब बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ टॉलरेट कर सकती हूँ, बट ये कंडीशन नहीं हो सकता भाई। मैं मर जाऊँ, ये अब मैं वॉशरूम मैं जाऊँगी नहीं इस तरीके से। मुझे यहाँ से आप डिस्चार्ज ले लो, मुझे यहाँ पे अपना इलाज कराना ही नहीं है। और फिर उसके बाद में डिस्चार्ज के लिए भी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने पूरा मेरा दिन खा लिया। वो लोग ने मुझे शाम को 6 बजे के करीब उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया, जबकि मैं ट्राई कर रही थी लगभग सुबह 9 बजे से कि मुझे अभी डिस्चार्ज दे दो, मुझे अभी डिस्चार्ज दे दो। बट लास्ट तक उन्होंने नहीं दिया। फिर डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझसे लिखवाया भाई। और मैं लिखने लगी वहाँ पे, तो मैंने इंग्लिश में सारा का सारा पूरा लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा है और मुझे यहाँ से जाना है, आई कैन लिव हियर, और मैं अपना इलाज में जहाँ कराऊँगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं हॉस्पिटल को कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। और प्लस वो लोग बोल रहे कि अरे वाह, ये तो पूरा इंग्लिश में लिखा है मैडम ने। तो मुझे ये फील हुआ यहाँ पे क्या सबको गंवार समझ के रखा है कि गंवार लोग ही आते हैं या अनपढ़ लोग ही आते हैं। और अगर आते भी हैं तो आपका काम क्या है, उनको अच्छे से ट्रीट करना, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट ने रखा किस लिए, आपको गवर्नमेंट इतना सैलरी क्यों पे करती है। तो आपको इस तरीके से तो लोगों को ट्रीट करने के लिए करती नहीं। बट मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे ना तो उन लोगों को देखने के लिए कोई होता है, ना कोई कुछ बोलने के लिए होता है। जितनी भी होती है नर्सेज तो स्पेशली एकदम, और जो असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं शायद ऐसे ही होते हैं, मीन्स उनको बात करने की भी तमीज़ नहीं होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, खुद का पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। और अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने एक प्राइवेट वीडियो में आपको बताया ही है कि लिवर पेन में वो लोग क्या करते हैं, वो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था। और फिर क्या होता है प्राइवेट में क्या होता है कि आपसे पैसे तो चार्ज करते हैं, बट आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, आपको पूरा क्लीनलीनेस मिलता है, आपको हर चीज़ें तो बेटर मिलती हैं। बट वहाँ पे क्या होता है प्राइवेट में ना, अब इतना ज़्यादा मीन्स पैसे का क्रेज़ हो चुका है कि आपको मीन्स उनको अगर बताना है ए तो वो बताएंगे बी। मीन्स अगर आपको नाक ऐसे पकड़नी चाहिए तो वो पूरा बताएंगे घुमा के आप ऐसे पकड़िए, ऐसा ऐसा होगा। सो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अपना, और ये सेकंड प्रेगनेंसी से सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को जाना होता है आउट ऑफ स्टेशन, और वहाँ पे जाने के पहले हम लोग को बोला गया था कि कुछ सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनका कॉस्ट था टोटल 5600 के लगभग। वो उन्होंने कराने के लिए बोला था। तो मैंने उस हॉस्पिटल में कराया, और उसी सेम हॉस्पिटल में मेरे को कराना था जहाँ पे मेरा ऑलरेडी फॉलोअप चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट डे थर्सडे को मैंने जाके ब्लड दिया था एक बार, और फिर मुझे दोबारा बुलाया गया था कि आप फ्राइडे को आके वापस आपको ब्लड देना है। तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि अरे ब्लड लेना ही, 1 कंटेनर 2 कंटेनर एक्स्ट्रा आपने ले लिया होता उसी टाइम पे, आप फिर से वापस से मुझे बुला रहे हैं। ये तो मैंने आज तक कभी अपने लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था कि 2 बार ब्लड लेने के लिए बुलाया गया हॉस्पिटल में। ठीक है, मैंने दिया, मेरे हस्बैंड भी गए तो उनको भी बहुत अटपटा सा लगा, बट ठीक है दे दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि थोड़ा सा आप जल्दी करना रिपोर्ट में, बिकॉज हम लोग को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, और हम लोग का थर्सडे का ट्रेन था, और हम लोग को जितना जल्दी आप दे देंगे तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऑन मंडे फ़ोन किया था, बट बिकॉज मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं पाई थी। तो मैंने बोला मैं कल आती हूँ। फिर जब ऑन ट्यूसडे जब मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कि रिपोर्ट में क्या आया और कैसा है बेबी ये वो,
तो उन्होंने क्या बोला कि अरे इसको ट्राइसोमी कुछ करके एक होता है, वो प्रॉब्लम कुछ डिटेक्ट हुआ है उसको, मतलब ब्लड रिपोर्ट में। तो उन्होंने काफ़ी जैसे डराने की कोशिश की, मतलब मेरे हस्बैंड को, कि ऐसा हो सकता है बच्चा जेनेटिकली ख़राब हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जेनेटिकली उसको। और जबकि हमारे पूरी फैमिली में किसी को जेनेटिकली कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कभी नहीं आए। सो मेरे हस्बैंड को कुछ अजीब सा लगा, बट उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो उनको थोड़ा सा डॉक्टर को ये अजीब लगा कि तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे, तो डरा ही नहीं। तो उन्होंने फिर से क्या बोला कि अच्छा ठीक है, आप शाम के टाइम में जब आना तो सबको लेके आना, तो पूरी फैमिली को लेके आना। तो हम लोग, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पेपर्स भेजे, और जस्ट मंडे को, ऑन मंडे मेरे बेबी की तबीयत ख़राब हुई थी, और सेकेंड डे जस्ट ऑन ट्यूसडे मेरे मतलब जो बच्चा मेरे पेट में है उसके बारे में मैं ये सब चीज़ें सुन रही थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था हम सभी घर वालों को इनफैक्ट, कि हो क्या रहा है, दोनों बच्चों पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फैमिली के साथ में बुलाया था, तो हम लोग इवनिंग में हम लोग वहाँ पे गए थे। हालांकि मैं उसके पहले बता दूं कि मेरी जो इच्छा होती है, उन्होंने बताया था कि आपको ये टेस्ट जाके अंधेरी में कराना पड़ेगा, तो वहाँ से रिपोर्ट आएगा, अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा तो फिर सब कुछ ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत रोई थी। फिर मैं गई अपने हस्बैंड के साथ में, और मेरी सास भी साथ में, मदर इन लॉ भी मेरी गई थी। तो उन्होंने फिर बताया कि अरे ऐसा है। तो मेरा मुंह देखा उन्होंने, तो बोला कि 99% सब कुछ ठीक है, बट 1% का जो डाउट है ना, वो क्लियर करने के लिए आपको वहाँ पे वो टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मेरी सास ने क्या बोला, अच्छा ठीक है डॉक्टर, हमारे पहचान में एक ऑलरेडी एक डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कि कहीं और हम उनके पहचान में कराएंगे तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, बट मैं जिनके पास आपको भेज रहा हूँ वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। मीन्स आप 2-3 चीज़ों को कंसिडर करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक तो उन्होंने बोला 99% सब कुछ ठीक है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1% के लिए मुझे वो 30,000 का टेस्ट कराना पड़ेगा जाके अंधेरी में। एंड सेकेंड थिंग ये कि हम जहाँ भेज रहे हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, मतलब ऐसा रिएक्शन देके बोला उन्होंने कि शायद मेरी जगह पे या मेरी फैमिली की जगह पे कोई भी होता तो जाके वो टेस्ट वहीं पे कराता। एंड एज़ यूजुअल हमने भी वही काम किया, हम भी जाके अंधेरी में ही गए और अंधेरी में हमने वो टेस्ट किया। बट वहाँ का भी कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वो मैडम ने पहले तो मेरा एनोमली स्कैन किया, पहले तो नॉर्मल टेस्ट किया, चेकअप किया, उसके बाद में फिर एनोमली स्कैन किया। उसका कॉस्ट था 4,000, उन्होंने वो चार्ज किया और उसका पेमेंट ले लिया। उसके बाद में फिर हमने उनको जब कंसल्ट किया, जब उन्होंने हमको बुलाया अंदर की अब उसके ऊपर बात करना है कि उसमें क्या आया, मैंने क्या डिटेक्ट किया, ये वो, तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है। 1:67 का रेशियो होता है, बट 1:66 आपका क्लियर है। बट क्या है कि 0:01 का जो जो बच रहा है पॉइंट, उसके लिए आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा आप सोचो कि 1:67 क्लियर है, 1:66 क्लियर है सॉरी, और 0:01% के लिए आपको ये चीज़ कराना पड़ेगा, मतलब 0.01% के लिए आपको वो टेस्ट कराना पड़ेगा। मीन्स तो फिर हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो हमने पूछा कि अच्छा डॉक्टर आपका क्या कहना है, आपने बच्चे को देखा, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे कि बच्चा ठीक है या जेनेटिकली कुछ सच में उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि अबॉर्ट नहीं करना चाहते हम लोग उसको। तो उन्होंने बोला कि अभी वो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, अभी जो टेस्ट आएगा, एक टेस्ट का रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगा और एक टेस्ट का रिपोर्ट 20-21 दिन के बाद आएगा, और उन दिनों में हम लोग बाहर होते, आउट ऑफ स्टेट होते। तो हमारे पास, क्योंकि हम ऐसी उतनी उस जगह तक पहुंच चुके थे, अब उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने बोला अच्छा ठीक है। अब जब हम वहाँ से बाहर जाते हैं तो आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि उसी हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट हमसे पूछती है कि जब सब ठीक है तो आप फिर ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं। मीन्स जब सब कुछ ठीक ही आया है, जब उनके हिसाब से सब कुछ ठीक ही है, तो ये 0.1% क्या होता है। तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा, और वो बार बार उस चीज़ के ऊपर मतलब वो जोर दे रही थी मैडम की अजीब है, और थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन भी दे रही थी। तो मीन्स मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये झोल जो होता है हॉस्पिटल्स का या डॉक्टर्स का, आजकल ये कॉमन हो चुका है कि लोगों को उल्लू बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है। अच्छा खासा बच्चा है, उसमें भी कुछ जेनेटिकली इशू बता देना है, या फिर
कुछ और कमियां बता देनी है। कभी कभी लड़का होता है, बट ये भी रियल केस में बताऊंगी कि एक जन को लड़का था, उनको लड़की बता दिया, वो बंदे ने उसको अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट करने के बाद पता चला कि वो लड़की नहीं लड़का था। तो ऐसे भी होता है। तो प्लीज़ डॉक्टर्स की बात पे मतलब आप पूरा आँख बंद करके भरोसा नहीं करो तो अच्छा है। कुछ दिमाग अपना भी चला, और कुछ अगर आपके पास में कोई फैमिली डॉक्टर या कोई आपका पहचान का कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ उससे कंसल्ट करें एक बार, कोई भी स्टेप लेने के पहले। क्योंकि जब हमने वो टेस्ट कराया तो हमारी मजबूरी थी वो टेस्ट कराना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था। ट्यूसडे को हमें पता चला था, वेडनेसडे था सिर्फ हमारे पास अंधेरी जाने के लिए, और थर्सडे को हमारी मॉर्निंग में 10 बजे ट्रेन थी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम चलो ब्लड टेस्ट एक बार और कराते और हम थोड़ा वेट करते। बट अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा बिना पैनिक हुए आप थोड़ा सा काम माइंड होके हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ में उसको डिस्कस करिए। उसको पहले 1-2 टेस्ट आप कहीं बाहर कराइए ब्लड रिपोर्ट का, और फिर सेकंड जो उन्होंने सजेस्ट किया उसके लिए आप जाइए। और थोड़ा सा डॉक्टर्स की बातों पे ये भी ध्यान दीजिए कि जब वो 99% क्लियर बोले, या 1:, जैसे मेरे केस में था 1:67 का रेशो है, 1:66 क्लियर है, 0.01% के लिए आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना माइंड आप यूज़ करिएगा, और थोड़ा सा ये भी देखिए कि जेनेटिकली अगर फैमिली में इशू नहीं है तो फिर बच्चे में इशू कैसे हो सकता है। तो ये सब कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थे गवर्नमेंट प्राइवेट के अकॉर्डिंग। सो मैंने आपसे उनको शेयर किया है कि अगर आपके साथ में लाइफ में कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो बिना पैनिक हुए आप उसके ऊपर डिसीजन ले सके। और अगर मैं तो इतना जानती हूँ कि भगवान का नाम लेके कुछ भी करो तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और आगे भी मेरे वीडियोस को आप देखिए, सुनिए, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं एट अ सेम प्लेस। तो मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ये जो भी मैंने शेयर किया है, जो भी मैंने कहा है, बिल्कुल सच है, मेरे साथ हुआ है, मैंने वही शेयर किया है। ताकि इनकेस कोई मेरे जैसा है जिसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है या वो उनसे बॉदर हो सकता है, तो वो उन चीज़ों से बच के रहे। जो भी उसके चॉइसेस है वो उसके हिसाब से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चूज़ करे। और चाहे जो भी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, डॉक्टर्स हो, मैं किसी को भी ये नहीं कह पूरा 100% ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि सभी ख़राब होते हैं, क्योंकि सभी ख़राब होते तो शायद सब ख़त्म भी हो गए होते, हम सभी ज़िंदा भी नहीं होते। बट हाँ, एट अ सम प्लेस कुछ जगहों पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ गलत होता है। तो मैंने बस मुझे जहाँ पे कुछ अजीब लगा है मैंने या गलत लगा है, मैंने वो चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं। उसमें थोड़ा भी आप इन चीज़ों को दिल पे मत लीजिएगा। बस ये उन लोगों को अवेयर करने के लिए है, उन लोगों को बताने के लिए है जिनके साथ में ये चीज़ें आगे अगर हो तो उनको कैसे उससे बचना है, या कैसे दूसरे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, उसको किस टाइम पे चले जाना चाहिए, उसका राइट टाइम क्या है स्विच करने का, वो उसको पता हो, और वो पैनिक मोड में ना आए, वो परेशान हो के स्ट्रेस में आके कोई गलत डिसीजन ले ले। बस इसलिए मैं ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। और आई होप आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ में हुआ है वो सबके साथ में हो, और जो आपके साथ में हुआ है वो मेरे साथ में हो। हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हमारे अगल बगल आजू बाजू में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सबके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। बस ये चीज़ें आपको अवेयर करने के लिए मैंने बताई हैं, और आपका नॉलेज बढ़े इसलिए बताया है। और हाँ, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई स्टोरी है, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जिससे हम सभी सीख सकते हैं, तो प्लीज़ बेझिझक होकर उसे मुझसे शेयर करिए, कमेंट करिए, और ताकि हम सभी उन चीज़ों को सुन पाए, समझ पाए, और मैं उसको लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ताकि आगे भी और लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।